दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र चुनाव में वारिस पठान को लेकर बड़ा फैसला लिए हैं। इस बार उसे भाईकल्ला विधानसभा से नहीं बल्कि भिवंडी वेस्ट विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का मानना है कि इस बार वारिस पठान इस विधानसभा में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार रहे खालिद साहब दूसरे स्थान में आए थे। खालिद साहब को 43,000 प्लस वोट मिले थे, लेकिन वहीं पर जीतने वाले उम्मीदवार बीजेपी के थे, 58,000 प्लस वोट मिले थे। यानी दोनों में फासला मात्र 15,000 का था और 20,000 वोट कांग्रेस को मिला था, कांग्रेस के उम्मीदवार को मिला था। कुल मिलाकर वहां देखा जाए तो इस बार एमआईएम और बीजेपी के बीच कड़ी मुकाबला था। अब देखना इस बार है, लेकिन हम इस विधानसभा के बारे में जान रहे कि यहाँ पर 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और लगातार ये विधानसभा चर्चे पर है। 2009 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भिवंडी विधानसभा वेस्ट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद साहब जीते थे। उसके बाद 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार महेश चौधरी कामयाब हुए। 2019 में भी महेश चौधरी साहब भी कामयाब हुए। अब 2024 है। इस बार सियासी माहौल इसीलिए गर्म है क्योंकि एमआईएम ने अपना उम्मीदवार को बदला है और एमआईएम ने ऐसे उम्मीदवार को बदला है जो दिग्गज उम्मीदवार उनके हैं। वारिस पठान साहब काफ़ी चर्चे में बने हुए रहते हैं। इससे पहले वो भाईकल्ला के एमआईएम के विधायक थे, लेकिन ओवैसी साहब इस बार जानबूझकर उतारे हैं कि यहाँ से एमआईएम के उम्मीदवार वारिस पठान साहब जीत जाएंगे। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव है, लगातार झारखंड विधानसभा चुनाव सुर्खियों पर है और एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में पहुंच चुके हैं। इधर बिहार में उपचुनाव 2 विधानसभा में है, बेलागंज विधानसभा और इमामगंज विधानसभा। एमआईएम के उम्मीदवार सियासी माहौल को गर्म कर रख दिए हैं, क्योंकि एमआईएम के उम्मीदवार लगातार चर्चे पर हैं। जहां तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण पर सिंगमारी किया है, उधर उत्तर प्रदेश में चर्चा का माहौल कुंदरकी विधानसभा है और मीरापुर विधानसभा है। एमआईएम के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पूरी ताकत झोंक दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का मानना है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में इस बार खाता खुले। लगातार चर्चे पर है कुंदरकी विधानसभा और कुंदरकी विधानसभा के लोग इस बार मंथन कर रहे हैं, चूँकि 2,45,000 मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में मात्र 1,38,000 हिंदू उम्मीदवार वोटर्स हैं। महाराष्ट्र के धुले विधानसभा काफी चर्चे पर है। एमआईएम के उम्मीदवार रहे सर फारूक अनवर को 2019 में एमआईएम के टिकट पर कामयाबी मिली। उसके बाद 2024 में फिर वो चुनावी मैदान में डटे हैं। 2019 की बात करें तो वहां पर इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। एमआईएम के उम्मीदवार भले ही जीते, लेकिन कुछ ही अंतरालों में फारूक साहब की जीत हुई। उसके करीबी जो चुनाव हारे वो आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद उम्मीदवार को लगभग 43,000 पार वोट मिले थे। वहीं लोक संग्राम पार्टी के उम्मीदवार को 42,000 के पार वोट मिला। यानी त्रिकोणीय मुकाबला धुले विधानसभा में रहा है। इस बार 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल जो है धुले विधानसभा में सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि हमेशा धुले विधानसभा के लोगों ने प्रयोग किया है। कभी आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया है तो कभी कांग्रेस को वोट दिया है, कभी जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है तो कभी एमआईएम के रूप में बदलाव किया है। फिर इस बार जो है सियासी माहौल गर्म है और सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर है। धुले विधानसभा में 22% से अधिक जो है मतदाता मुसलमान है। दूसरे नंबर पर पाटिल और चौधरी समाज है। अन्य जाति में हम देखें तो धुले विधानसभा में 2% है, यानी मात्र 2% में है। इस बार जो है सियासी माहौल गर्म इसीलिए है कि इस बार एमआईएम ने पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव प्रचार हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव प्रचार हुआ और इस बार दोनों जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किए हैं। धुले में एमआईएम के उम्मीदवार सर फारूक अनवर के लिए वोट मांगे हैं और काम के बुनियाद पर इस बार वोट मांगे हैं। अब देखना यह है कि 20 तारीख को लोग फैसला लेंगे
23 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल जो है धुले विधानसभा में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि हमेशा धुले के लोग जो है बदलाव किए हैं, प्रयोग किए हैं, कभी आज़ाद उम्मीदवार को, कभी कांग्रेस को, तो कभी समाजवादी पार्टी को देखा है, लेकिन इस बार किसे देखेंगे? तभी लोग अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों भाई वहां पर चुनाव प्रचार कर एक माहौल को बना दिए हैं। नतीजे का इंतजार है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव में इस वक्त सरगर्मी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से लगातार सियासी माहौल गर्म हो चुका है और इस बार खास तौर पर धुले विधानसभा सीट को बचाने के लिए ओवैसी साहब ने पूरी ताकत झोंक दी है। ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई मिलकर सबसे पहले औरंगाबाद में चुनाव प्रचार किए, उसके बाद धुले पहुंच गए। धुले सीट को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बार चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। यानी जब भी ओवैसी साहब चुनाव महाराष्ट्र में लड़े हैं तो उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। चाहे 2014 की बात करें तो उस वक्त भी 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, 2019 में 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। उसके बाद 2024 है, 2024 लोकसभा चुनाव में हालांकि झटका लगा, उसके बाद उसी झटका को भरपाई करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि धुले विधानसभा में सियासी माहौल और गर्म उस वक्त हो गया जब ओवैसी साहब अपने भाई छोटे ओवैसी साहब को लेकर पहुंच गए और ख़ास तौर पर जो 22% मुस्लिम वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि लोग 20 तारीख को फैसला लेंगे, नतीजे 23 को आएंगे। अब देखना यह है कि धुले विधानसभा के लोग इस बार फिर से प्रयोग करते हैं या एमआईएम के उम्मीदवार शाह फारूक साहब को वोट करते हैं। इधर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का महाराष्ट्र चुनाव में पद यात्रा यानी पैदल मार्च कर रहे हैं औरंगाबाद के सेंट्रल विधानसभा सीट से, जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी हैं, तो वहीं इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के वेस्ट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी दोनों सीट को एमआईएम अपने झोली में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और पहले दिन ही चुनाव प्रचार असदुद्दीन ओवैसी साहब की, आज फिर से औरंगाबाद में ही वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लगातार डटे हुए हैं। धुले विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के बाद अब वो भीमंडी पहुंच चुके हैं। वारिस पठान को इस बार जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं। वो वारिस पठान के चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। वारिस पठान साहब इस वक्त सुर्खियों में है, चूंकि वारिस पठान को इस बार जीतना बेहद जरूरी है। 2014 की बात करें जहां पर भाईखल्ला से एमआईएम के उम्मीदवार के रूप में वो कामयाब हुए थे और उसके बाद उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ी, 2019 में वो चुनाव हार गए। अब जो है 2024 में फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, विधानसभा तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब जो निर्णय लिए हैं उसके लिए भीमंडी वेस्ट विधानसभा से वहां पर वो उम्मीदवार हैं और इस बार जनसंपर्क अभियान उनका जोर पर है। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनको सहयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं, चूंकि मुस्लिम मतदाता को लुभाना है और जैसा कि आप जान रहे हैं इस विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त को जो है गोलबंद करने के लिए लगातार जो है प्रयास एमआईएम के सीनियर लीडरों के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जहां पर ओवैसी, छोटे ओवैसी और बड़े ओवैसी दोनों पूरी ताकत झोंक दिए हैं, तो क्या इस बार वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब या मुफ्ती इस्माइल साहब को बचा पा रहे हैं, चूंकि शाह फारूक साहब भी चुनावी मैदान में धुले विधानसभा में डटे हुए हैं। दोस्तों, बिहार उपचुनाव में एमआईएम ने अपना 2 कैंडिडेट्स को उतारा है, बेलागंज विधानसभा में और इमामगंज विधानसभा में। इमामगंज विधानसभा में कंचन पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस वक्त चुनाव प्रचार कंचन पासवान का जोर पर है। बताते चले दोस्तों कि ये आरक्षित सीट है और इस आरक्षित सीट में महागठबंधन यानी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार रोशन मांझी को बनाया है, तो वहीं एनडीए के तरफ से हम पार्टी ने अपना उम्मीदवार दीपा मांझी को बनाया है, तो जनसुराज ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र पासवान को बनाया है।
इस वक्त एमआईएम और जनसुराज पार्टी को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि कहीं न कहीं जनसुराज और एमआईएम जो है समीकरण को आरजेडी का बदल कर रख दिया है और ये 2025 के लिए बड़ा संकेत है। गठबंधन के दल इसको अपने दल में शामिल नहीं करने के वजह से इस वक्त आरजेडी का समीकरण बिगड़ते दिख रहा है, चाहे वो बेलागंज का मामला हो या इमामगंज का मामला हो। अब दोनों जगह जनसुराज पार्टी और एमआईएम पार्टी ने अपना कैंडिडेट्स को उतारा है और चूंकि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी राजनीतिक पार्टी लड़ रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी अगर गठबंधन में उसको शामिल नहीं ले रहे हैं बिहार में, या जनसुराज पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, तो यकीनन है कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं महागठबंधन को इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। यही इमामगंज में भी मिल रहा है और बेलागंज में भी मिल रहा है। बताते चलें, जिस तरह से आप बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में 62,000 मुस्लिम आबादी है, 70,000 यादव है, वहां पर एमवाई समीकरण है, भूमिहार है, दलित है, लगभग कुल मिलाकर इधर 1,20,000 के करीब है। एमवाई समीकरण वहां भी बिगड़ते हुए दिख रहा है और इमामगंज में भी दिख रहा है और कहीं न कहीं 2025 में बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। अब एमआईएम के उम्मीदवार कंचन पासवान भी पूरी ताकत झोंक दिए हैं, तो वहीं जो है जितेंद्र पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान जनसुराज से है, वो भी झोंक रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी को फायदा इससे हो रहा है, हम पार्टी के दीपा माझी को। और लगातार जो आप देख रहे हैं कहीं न कहीं जो ये समीकरण बिगड़ रहा है, एमवाई समीकरण, इसका सीधे सीधे असर है गठबंधन, और गठबंधन में इन दलों को शामिल नहीं किया जाए तो 2025 में बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। बिहार में उपचुनाव है और 4 सीटों पे उपचुनाव है, 4 में 2 विधानसभा में एमआईएम ने अपना कैंडिडेट्स को उतारा है, बेलागंज और इमामगंज। बेलागंज में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब पूरी टीम के साथ रोड शो किए और माहौल को और गरमा दिए, चूंकि इस बार जो है ओवैसी साहब की पार्टी जो है पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। 2025 से पहले ओवैसी साहब की पार्टी का ये समझिए उपस्थिति है, वो हर जगह चुनाव लड़ने का एक बड़ा संकेत है और कहीं न कहीं सीधे असर जो है महागठबंधन पर पड़ने वाला है, जैसा कि बेलागंज में आप देख रहे हैं और इमामगंज में देख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, लगातार अपडेट में बने रहें। अब द मैसेज न्यूज यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को